मेरे अजीज साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 25 जनवरी 2017 है और आज के इस AFEIAS.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी अपने नौजवान साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने आता हूं न्यूज एनालिसिस पर। दोस्तों, आज बहुत सी खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कल के न्यूज पर बेस्ड हैं। बहुत सी खबरें हैं, इसलिए हम किसी एक खबर के विश्लेषण करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आप सबके बारे में कुछ न कुछ बताने की कोशिश करूंगा। मित्रों, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए और मुझे अक्टूबर के एग्जाम में लगता भी है, और वो है कि क्या लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। ये एक बहुत अहम मुद्दा अभी बन चुका है, डिस्कशन का मुद्दा बन चुका है। आपने न्यूज में इसके बारे में कुछ जानकारियां सुनी, चुनाव आयोग का स्टेटमेंट भी सुना। चुनाव आयोग इसके लिए तैयार है, वो अपने रिकमेंडेशन दे चुका है कि हाँ, ऐसा किया जाना चाहिए। आयोग की राय फेवर में है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि हाँ, हम इस पर बातचीत होनी चाहिए और यदि सभी दल सहमत होते हैं तो बिल्कुल एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। उन्होंने 2 पॉइंट भी दिए, मैं न्यूज के आधार पर बात कर रहा हूं कि इससे प्रशासन के काम में बाधा पहुंचती है, क्योंकि आप देखते हैं आचार संहिता लागू हो रहा है, पूरा का पूरा अमला जो है ब्यूरोक्रेसी का वो चुनाव में लग गया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो उस समय डल हो ही जाता है। तो एक तो प्रशासन के काम में बाधा आती है, फिर पैसा तो लगता ही लगता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी एग्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के एग्री करने का मतलब है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है अभी लोकसभा में, भारतीय जनता पार्टी, वो एग्री कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एग्री कर रही है, इसका मतलब है कि बहुत से राज्यों में जो आप कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो भी एग्री कर रही है, क्योंकि इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा। ये भी आपने न्यूज में सुना है ना। ये सरकार निर्णय नहीं ले सकती, कैबिनेट प्रस्ताव से ये नहीं होगा, इसके लिए बकायदे संविधान में संशोधन करना होगा, और वो संशोधन भी कठिन किस्म का संशोधन होगा। तो संविधान संशोधन। इसके बाद आप लोगों ने ये भी उसमें सुना कि हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो भी इसके पक्ष में है। नो डाउट फ्रेंड्स कि अभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन है, बहुत ही लंबे समय का उनके सामने अनुभव है भारतीय राजनीति का, वो भी इसके पक्ष में है। तो एक बहुत मजबूती तो मिल गई। अब आप देखिए, चुनाव आयोग पक्ष में है जिसको चुनाव कराने हैं, प्रधानमंत्री पक्ष में है, राष्ट्रपति पक्ष में है, और फिर आपने न्यूज में यह भी सुना कि पब्लिक ओपिनियन के लिए बकायदे इसको ओपन कर रखा है कि देखिए पब्लिक की क्या ओपिनियन इस बारे में है। तो मित्रों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन की दृष्टि से, इस पर आप लोगों को नजर रखनी चाहिए। फिर दोस्तों, फिर आपने देखा कि राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। राज्यों के चुनाव में लोग अलग अलग तरीके की लोक लुभावन घोषणा कर रहे हैं, है ना। साउथ से ये शुरू हुआ था। साउथ में जब चुनाव हुए थे 1980 के आसपास की बात है, तब से एक तरीके से लालच देने जैसी बात है। कोई कह रहा है कि हम आपको सिलाई मशीन देंगे, कोई कह रहा है कि हम 25 रुपए किलो में घी देंगे, कोई कह रहा है कि हम स्मार्टफोन देंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस तरह की बातें कही जा रही है। देखिए, वो चुनाव के घोषणा पत्र हैं, वो अपने ढंग से करने के लिए स्वतंत्र है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति लेकर चल रही हैं। सिविल सर्विस की दृष्टि से आपको जो विचार करना है वो ये है कि क्या इस तरह का जो प्रलोभन दे, इस तरह की जो की घोषणाएं, प्रलोभन नहीं कहना चाहिए, इस तरह की जो घोषणाएं हैं, क्या ये प्रलोभन के अंतर्गत आ सकती हैं, मतदाताओं को रिझाने के अंतर्गत आ सकती हैं, आचार संहिता के अंतर्गत आएंगी या नहीं आएंगी, ऐसा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो इस पर खर्च आएगा वो तो पब्लिक मनी है, जो टैक्स से सरकार को पैसा मिलता है वो पब्लिक मनी। तो क्या पब्लिक मनी का उपयोग इस तरीके से चुनाव वायदों के लिए किया जाना चाहिए? तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो इससे उभर कर आते हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक पर हो सकता है कि अखबारों में इस पर कुछ लिखा भी जाए। मित्रों, इसके बाद फिर आपने एक न्यूज सुनी कि ब्रेक्जिट के बारे में है। ब्रिटेन जो यूरोपियन यूनियन को छोड़ने के लिए वहां जो जनमत कराया गया था और अब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन की सदस्यता त्याग रहा है, उसके बारे में जो ब्रिटेन की जो सुप्रीम कोर्ट है, ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप ब्रेक्जिट से तभी अलग हो सकते हैं जब पार्लियामेंट से आप इसे पारित करा लें। मतलब आपको पार्लियामेंट से, संसद से
संसद में इसके लिए विधेयक लाना होगा और संसद अगर स्वीकृति दे देती है तभी आप ब्रेक्जिट छोड़ सकते हैं। चलिए, ये ब्रिटेन के अपने संवैधानिक मामला है। इसमें जो प्री में जो क्वेश्चन बन रहा है मित्रों, इन्हीं सब बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है, वो मैं आपको उधर ध्यान आपका ले जाना चाहूंगा। उसमें न्यूज में आपने सुना होगा लिस्बन संधि। लिस्बन संधि शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जो लिस्बन संधि है मित्रों, ये 2007 में हुई थी यूरोपियन यूनियन के देशों, सभी देशों के बीच में। 2009 में फिर ये लागू हुई। चलिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है सिविल सर्विस में जिस पर पूछा जा सकता है कि ये लिस्बन संधि क्या है, तो ये यूरोपियन यूनियन के देशों के बीच में हुई एक संधि है। यूरोपियन यूनियन का आपको मालूम होगा अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग से उनकी अपनी एक पार्लियामेंट है जो अपने सभी सदस्यों के बारे में डिसीजन लेती है। तो ये जो लिस्बन संधि है, इससे पहले की जो और 2 संधियां थी उनको निरस्त करके एक नई संधि की गई जो मूलतः यूरोपियन यूनियन का जो संविधान है उसके लिए बेसिक्स प्रोवाइड करती है, उसके लिए आधार का काम करती है। यह है लिस्बन ट्रीटी। ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि सिविल सर्विस के प्री में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब पूछ लेंगे वो लिस्बन संधि। अब ध्यान उतना रहता नहीं है कि भाई अब इतनी सारी संधियां हैं दुनिया में, कोई 1-2 तो है नहीं, लेकिन न्यूज में आ गया है। आज के कुछ अखबारों ने भी मेंशन किया है जिन्होंने भी ब्रेक्जिट की इस खबर को लिया है कि लिस्बन संधि के तहत आपको अपने पार्लियामेंट से इसको पास कराना पड़ेगा। पढ़ने के दौरान हम ठीक है लिस्बन संधि है, डिटेल में किसी ने लिखा नहीं है कि ये लिस्बन संधि क्या है। तो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से बस यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऐसी चीजों को पकड़े और पकड़ने के बाद फिर उसको थोड़े से ध्यान में रख ले, हो सके तो कहीं नोट कर ले, और फिर सिविल सर्विस की तैयारी, अगर मतलब सिविल सर्विस में आया है तो फिर वो आंसर देने की स्थिति में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये ब्रेक्जिट के बारे में आपको जानकारी देनी थी। इसके बाद दोस्तों, एक जो खबर थी उस पर थोड़ा सा आप विचार कीजिएगा। मैं टॉपिक के रूप में ये बात कह रहा हूँ फ्रेंड्स, और हो सकता है कि बाद में अखबारों में लिखा जाए या हम लोग कभी और बात करें। आपने देखा कि जो IDBI बैंक है उसके जो हेड थे उनको गिरफ्तार किया गया है, और भी बैंकों के मैनेजर्स गिरफ्तार किए गए हैं। खासकर विमुद्रीकरण के दौर में आप पाएंगे कि नो डाउट कि विमुद्रीकरण के दौर में बैंकों का ने बहुत गजब का रोल निभाया है। पब्लिक की भीड़ को मेंटेन करना, लोगों को पैसा देना, नोट बदलना, लोगों ने काफी मेहनत की है। लेकिन इसका दूसरा जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है दोस्तों, कि पहली बार बैंकों के इतने फ्रॉड सामने आए हैं कि बैंकों ने किस तरीके से उस अवसर का, जो भी उस स्थिति में थे, कुछ लोगों ने, सब ने नहीं, ज्यादा लोगों ने तो काम ही किया है, कुछ लोगों ने कैसे नाजायज फायदा उठाया, कैसे आउट ऑफ द वे जाकर के नोट बदले गए, उसमें कमीशन लिया गया। तो पहली बार बैंकों के जो लूप होल्स हैं इतनी बड़ी संख्या में सामने आए हैं। अब जैसे विजय माल्या की भी उसमें खबर थी, आपने देखी। जैसे विजय माल्या को यह भी कहा जाता है कि बैंकों ने इतना ऋण दे दिया, तो ठीक है, जब बैंक किसी को भी ऋण देती है, आप ये प्रोसीजर तो आपको भी मालूम है, तो वो इंश्योर करती है कि उसको पैसा वापस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो कुछ जमानत रखेगी, कुछ करेगी, बकायदे वो उन सबकी जानकारी लेती है, तब वो ऋण देती है। कहा जाता है कि विजय माल्या के बारे में ऐसा कुछ नहीं किया गया, मांगा गया, दे दी गया, और उसके बदले में बट नेचुरल है कि फिर वो कुछ रिश्वत वगैरह का मामला होगा। तो जो बैंकों की इमेज थी इस मामले में, कह लीजिए, इस बीच में काफी गिरी है। और इमेज गिरने की बात उतनी नहीं है मित्रों, क्योंकि अगर बैंकिंग सिस्टम ऐसा हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, तो आप मान करके चलिए फिर इकोनॉमी को आप बचा नहीं सकते। क्योंकि बैंक जो है बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी होती है अर्थव्यवस्था की। आप देखें कि अमेरिका में जो 2008 में मंदी आई, उसके केंद्र में क्या थे? उसके केंद्र में बैंकों का ही फेल होना था। और अगर बैंकों का सिस्टम इतना कमजोर होगा, वहां इस तरह का करप्शन आएगा, तो बैंक फेल हो जाए तो कोई ताज्जुब नहीं है। बैंकों में ही तो राष्ट्र का पैसा रखा हुआ है। तो इस एंगल से मित्रों, आप लोग इस तरह की घटनाओं को थोड़ा सा सोचने और जानने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, अब मैं 2-3 छोटी मोटी और आपके सामने खबरें रखता हूं। कुछ अखबारों से हैं, कुछ टीवी चैनल्स से हैं, कुछ न्यूज से भी हो सकती हैं। कल के टीवी चैनल में है, कल के न्यूज में था, टीवी न्यूज में, कि 24 जनवरी को जो
राष्ट्रीय कन्या दिवस जो मनाया गया, उसमें देखिए अगर आपने दूरदर्शन की न्यूज देखी हो और जो आपको देखनी ही चाहिए, उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ था। ये बेसिकली बहुत बड़ी योजना है जो प्रधानमंत्री जी ने लागू की है, और आप सुकन्या समृद्धि योजना का एड भी न्यूज में सुनते होंगे। ध्यान होगा आपको, 9:15 की जो न्यूज आती है उसमें इसका एड आता है कि मैं अब उसके नाम से खाता खुलवाऊंगा। फिर उसमें कुछ सूचनाएं होती हैं कि 10 साल से कम उम्र की है और एक साल भर में हर साल इतने से लेकर के 1-1.5 लाख रुपए तक मैं उसमें डाल सकता हूं तो उसकी पढ़ाई हो जाएगी शादी के समय। इस तरह का एड आप सुनते हैं। ये जो सुकन्या योजना है ये बेसिकली बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का ही हिस्सा है, उसी के तहत ये भी कंपोनेंट है। तो खासकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा है, कोई इसमें फार्मूला नहीं छिपा हुआ है, जान लेना चाहिए ये क्या है। और एक अच्छी खबर उसमें यह भी थी कि हरियाणा में इस योजना को बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि हरियाणा में बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। अभी 2-3 दिन पहले ही अखबारों में एक रिपोर्ट छपी थी कि वहां 46% जो यंग है, लड़के हैं, वो विवाह करने की उम्र में आ गए हैं, लेकिन उनके लिए लड़कियां नहीं हैं। और हरियाणा में बहुत तेजी से दूसरे राज्यों से बहुएं लाई जा रही हैं, उसमें नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल वगैरह शामिल है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल वगैरह शामिल है। तो इस तरह की रिपोर्ट एक किसी अखबार में छपी थी। तो हरियाणा में अगर इस योजना को सफलता मिल रही है तो इससे बड़ी मुझे लगता है कि सफलता की बात कोई दूसरी नहीं होगी। और दूसरी तरफ आप फिल्मों में देखिए, दंगल फिल्म आई, सुल्तान फिल्म आई, उसमें जो लड़कियां ही उसमें पहलवानी कर रही हैं, जो अनट्रेडिशनल मामला है, आप लड़कियां ही हैं। अगर आप मेडल्स में आप देखें तो कितने हरियाणा की लड़कियां ही सबसे ज्यादा, और हरियाणा के खिलाड़ी मेडल्स लेकर के आ रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आप डीडी न्यूज में एक एड भी देखते होंगे जिसमें बताया गया कि कॉमनवेल्थ में हमारे 27 मेडल्स लड़कियां लेकर आई हैं। तो ये कुछ तथ्य होते हैं जो आपको नोट कर लेने चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए, ताकि जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए, मैं मेंस की बात कर रहा हूं, तो आप तथ्यात्मक रूप में अपनी बात कर सके, बजाय ये कहने की कि लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं। आप बताइए कि उन्होंने वास्तव में क्या क्या किया है। उससे आपको जो नंबर मिलने की संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मित्रों, इसके बाद एक कल मैं टीवी के किसी चैनल्स में सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अक्षय कुमार ने कहा है कि एक ऐप लॉन्च करना चाहिए शहीदों के लिए, और यदि कोई हमारे सेनानी शहीद हो जाते हैं तो उस ऐप के जरिए एक अकाउंट नंबर बता दिया जाना चाहिए जो उनका हो या उनके किसी निकटतम व्यक्ति का हो, कि यदि कोई शहीद को कोई आर्थिक मदद देना चाह रहा है तो उस अकाउंट में वो अपना पैसा जमा करा सकता है। मुझे ये बहुत बहुत अच्छा आइडिया लगा। तो मित्रों, ये एक आइडिया के रूप में है, इनोवेशन के रूप में है, आप इसको भी दिमाग में रख सकते हैं। एक खबर ये भी है कि जो कैबिनेट है उसने अब IIM को कह दिया है कि वो डिग्री दे सकती है, अभी तक वो डिप्लोमा देती है। साथ ही उनके स्वायत्तता का विधेयक को भी पारित कर दिया है कैबिनेट ने। अब वो संसद में जाएगा, वो अलग है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उच्च शिक्षा पर लगातार सिविल सर्विस में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, सवाल भी उठ रहे हैं कि जब तक आप हायर एजुकेशन को ऑटोनॉमी नहीं देंगे तब तक हायर एजुकेशन में इनोवेशन या वो स्टैंडर्ड नहीं हो पाएगा। तो स्वायत्तता विधेयक के बारे में अब डिटेल्स आएगा तब हम लोग बातें करेंगे। तो मित्रों, ये कुछ खबरें थी। और शाहरुख खान जी का तो आपने देखा ही कि वो जब मुंबई से दिल्ली आ रहे थे एक ट्रेन से, तो एक रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची है जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो वो भी एक विवाद का एक मुद्दा सा बन गया है। देखते हैं ये कहां है, क्या उनको अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए इस तरह से परमिशन देनी चाहिए या उनको खुद क्या इस तरह से प्रमोट करना चाहिए कि वो एक लंबी यात्रा ट्रेन से कर रहे हैं और लोगों को जानकारी है और फिर स्टेशन पर इतनी भीड़ लग रही है तो पब्लिक को कितनी असुविधा हो रही होगी। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स दिमाग में उठ सकते हैं। तो ये भी अखबारों में थोड़ी बहुत एक बहस का मुद्दा बन गया है। तो दोस्तों, न्यूज और न्यूज़पेपर्स के बारे में तो इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं और इसमें कुछ बहुत अच्छी क्लिपिंग्स भी हैं। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। अपना गणतंत्र दिवस की पूर्व शुभकामनाएं देना चाहूंगा और आज के मेरे इस अभिवादन को आप सब जय हिंद के रूप में स्वीकार करें। जय हिंद।